बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग का ये लेक्चर सीरीज़ जो है वो फ्लूइड की जारी है। तो हम लोगों ने मतलब चैप्टर नंबर जो 1 था उसके अंदर देखा था कि जो एफएम है, व्हाट इज़ एफएम, व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हमने कहा था कि फ्लूइड को स्टडी करना हमने रेस्ट और मोशन के ऊपर। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या देखा था? चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने देखा था कि जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने कहाँ पे देखी थी? चैप्टर नंबर 2 के अंदर। फ्लूइड प्रॉपर्टीज हमने कहाँ पे देखी थी? चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अच्छा, अब जो हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, नो वी आर मूविंग टुवर्ड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 which is about fluid pressure at रेस्ट। हमने ये पढ़ना है फ्लूइड प्रेशर एट रेस्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द चैप्टर टाइटल इन ब्रीफ विद यू। तो हम सबसे पहले चैप्टर का ब्रीफली टाइटल हम लेते हैं। चलें जी, इसका जो टाइटल है वो क्या था, हम एग्जैक्टली अगर बुक से देख पाएँ तो इट इज़ द प्रेशर एंड फ्लूइड स्टैटिक। तो हमने जैसा कि देखा था कि प्रेशर एंड फ्लूइड स्टैटिक, प्रेशर एंड फ्लूइड स्टैटिक। स्टैटिक फ्लूइड। तो हम थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं इसके टाइटल का कि प्रेशर और फ्लूइड स्टैटिक ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, हम दुनिया में हम कोई भी मूवी कोई देखते हैं या कोई नावल पढ़ते हैं तो उसका जो टाइटल होता है वो हमें बता रहा होता है कि ऑनवर्ड आगे आने वाली जो मूवी है या वो जो नावल है उसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो सिमिलरली जो चैप्टर का टाइटल होता है वो ये बता रहा होता है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ना है। हमें ये पता है, आप अपने जहन में सिर्फ ये रखें कि लेट्स सपोज एक फ्लूइड है। फ्लूइड में दो चीज़ें आएंगी ना, आपकी लिक्विड और गैसेज आएंगी। फर्ज करें आप नहर के अंदर चलते हुए पानी को आप देख लें, ठीक है। तो फर्ज करें वो एक पानी जो मूव कर रहा है ना, आपने उसको स्टडी करना है। तो हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमने ये देखा कि फ्लूइड की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पे हैं। क्लियर हो गया। नंबर 2 हमने ये देखा, चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये देखा कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, जिसमें हमने कहा कि इनविसिड है, इनकम्प्रेसिबल है, वॉट एवर। हमने उसमें कैपिलरिटी, एक्शन, सरफेस टेंशन, वॉट एवर ईच एंड एवरी हमने जो प्रॉपर्टीज दी वो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर रीड कर ली थी। अब चैप्टर नंबर 3 हमें क्या बताने वाला है, ये जो आगे आने वाली सीरीज ऑफ लेक्चर है इसके अंदर हम क्या चीज पढ़ेंगे वो हमें पता चलेगा जब हम इस टाइटल का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। इस टाइटल का क्या करेंगे? थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो हमें पता है कि अगर एक फ्लूइड है, इसका मतलब है कि प्रेशर एंड फ्लूइड स्टैटिक। प्रेशर एंड फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक का क्या मतलब है कि फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट। हाँ जी, तो हमने चैप्टर फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि फ्लूइड एट रेस्ट का क्या मतलब है कि एनी फ्लूइड that has no head of energy। अब एनर्जी हेड किस किस फॉर्म में हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ हेड हमारे पास 3 तरह के तो होता है। इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी हेड भी हो सकता है। नंबर 2 आपके पास हाइट वाला हेड भी हो सकता है कि पानी किसी हाइट से आ रहा हो। नंबर 3 होता है हमारे पास प्रेशर हेड। अब इन तीनों में फर्ज करें अगर आपने एक वेसल के अंदर वाटर लिया हुआ है तो अगर इसके अंदर, अब हेड से क्या मुराद है, लेट्स सपोज अगर मेरा ये पाइपलाइन था तो इस पाइपलाइन में यहाँ पे मैं
यहाँ पे मैं पंप लगा देता हूँ, एक पंप। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इस गुजरते हुए पानी के अंदर इसको क्या चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं इसको प्रेशर हेड प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिमिलरली प्रेशर हेड की वजह से इसके अंदर क्या चीज आ जाएगी, इसमें वेलोसिटी हेड भी आ जाएगी। फर्ज करें मैं पंप उतार देता हूँ, तो देन इस वेसल के अंदर जो पानी है वो क्या हो जाएगा, अगेन हॉरिजॉन्टल है, तो मूव नहीं करेगा। तो मैं इसको हेड प्रोवाइड करने के लिए क्या कर दूंगा, मैं इसको थोड़ा सा किसी हाइट पे ले जाऊंगा। तो ये जो हाइट डिफरेंस आया है, ये जो हाइट है यहाँ पे मतलब h1 था और यहाँ पे ये h0 हो गई जाके जहाँ पे, तो ये हायर लेवल से जो लोअर लेवल की तरफ पानी खुद ब खुद मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइट वाला हेड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइट वाला हेड। और इसकी वजह से फ्लूइड के अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्लूइड स्टैटिक क्या हुआ, फ्लूइड स्टैटिक का मतलब ये है कि ऐसा फ्लूइड जिसके पास ना तो वेलोसिटी हेड हो, मतलब पानी इसके अंदर चल रहा है विद नो वेलोसिटी, ना उसके पास हाइट डिफरेंस कोई हो, ना उसके पास कोई प्रेशर हेड हो, मतलब कि आपने कोई कंपोनेंट प्रेशर पंप वाला नहीं लगाया हुआ ताकि वो पानी मूव नहीं कर रहा। तो हम किसी भी फ्लूइड को स्टैटिक कब कहते हैं, जब उसके पास कोई हेड ऑफ एनर्जी नहीं होता। मसलन अगर आपने कोई पंप लगा दिया है तो देन भी फ्लूइड मूव करना शुरू कर देगा। अगर आपने उसको कोई हाइट डिफरेंस दे दिया है तो तब भी हायर लेवल से लोअर लेवल पानी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन तीनों फॉर्म में अगर कोई पानी के पास नहीं है, फ्लूइड के पास नहीं है, तो हम कहेंगे कि फ्लूइड इज एट रेस्ट। अब इस वेसल के अंदर अगर मैं माइक्रो लेवल पे जाऊं, इस वेसल के अंदर पानी इस वेसल के अंदर है, इस वेसल के अंदर है, यहाँ पे नो हाइट डिफरेंस है, नो हमने कोई पंप नहीं लगाया हुआ, तो इसको हम कहेंगे फ्लूइड एट रेस्ट। क्या कहेंगे, फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट। लेकिन अगर मैं इसको माइक्रो लेवल पे चेक करूं तो ये रेस्ट तो नहीं है, फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो हम इन जो माइक्रो लेवल पे मोशंस हैं इनको हम कंसिडर नहीं करते फ्लूइड के अंदर। और वैसे भी ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम एक एक पार्टिकल ऑफ फ्लूइड के को जो है वो स्टडी करें और उसको देखें कि वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, तो फ्लूइड एट रेस्ट का क्या मतलब है कि आपने फ्लूइड लिया हुआ है किसी वेसल के अंदर, किसी बकेट के अंदर, किसी पॉट के अंदर, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर रहा। ठीक है, वो मूव कब करेगा, जब उसके पास प्रेशर डिफरेंस आएगा, जब उसके पास वेलोसिटी डिफरेंस आएगा, या उसके पास हाइट डिफरेंस आएगा। तो ये हो गया फ्लूइड एट रेस्ट। अब रेस्ट की ना फ्लूइड के अंदर दो कंडीशंस होती हैं। रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट की दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन के, एक तो वो उसके पास जीरो वेलोसिटी है, क्या है उसके पास, जीरो वेलोसिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है जो कि हम इस चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे जाके, दैट इज रिजिड बॉडी मोशन, दैट इज रिजिड बॉडी मोशन। रिजिड बॉडी मोशन अब क्या है, अब सपोज करें ये दोनों ही फ्लूइड स्टैटिक की करेक्टरिस्टिक्स हैं। फ्लूइड स्टैटिक मतलब नो हेड ऑफ एनर्जी। अब रिजिड बॉडी मोशन क्या है, रिजिड बॉडी मोशन का मतलब है कि अगर आपने किसी पॉट के अंदर, किसी वेसल के अंदर फ्लूइड लिया हुआ है, लेट्स सपोज जैसे ये हमारे पास एक वेसल थी, इसके अंदर आपने कोई फ्लूइड, कोई लिक्विड लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका जो आउटर जो पॉट था, जो वेसल था, उसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी, यानी कि फ्लूइड भी एट रेस्ट था और जो एक्सटर्नल जिस चीज के अंदर आपने लिया हुआ था वो भी जीरो वेलोसिटी में थी। अब आप ये काम करें, रिजिड बॉडी मोशन का मतलब है कि जो पार्टिकल्स की इसको हम डिफाइन कर लेते हैं ऐसे कि व्हाट इज रिजिड बॉडी मोशन, दिस इज रिजिड बॉडी मोशन। तो क्या है, डिफाइंड एज देयर इज नो relative motion between fluid particles। ठीक है, फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें रिलेटिव मोशन ना हो, एक दूसरे के लिहाज से उनमें कोई रिलेटिव मोशन ना हो। मैं वंस अगेन वही बात कहूंगा कि आपने माइक्रो लेवल पे नहीं जाना, आपने बंच ऑफ पार्टिकल्स को देखना है कि अगर लेट्स सपोज, अगर फर्ज करो अगर वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है या एक नहर के अंदर पानी चल रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, तो क्या होता है कि हर पार्टिकल दूसरे के लिहाज से रिलेटिवली मूव कर रहा है, हर पार्टिकल दूसरे के लिहाज से
रिलेटिवली मूव कर रहा है जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बंच ऑफ पार्टिकल मूव करते हैं। तो रिजिड बॉडी मोशन क्या हुई फ्लूइड की? रिजिड बॉडी मोशन ये हुई कि हर पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के लिहाज से कोई रिलेटिव मोशन ना हो। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एग्जांपल ऐसे लूंगा कि आप यहाँ पे आपने एक फ्लूइड लिया हुआ है बकेट के अंदर, आप बकेट को उठाएं और चलना शुरू कर दें। अब क्या हुआ कि फ्लूइड के अपने पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो जीरो है, और जबकि ये जो आउटर वेसल है ये मूव कर रही है किसी वी वेलोसिटी से। अब आउटर आउटर पॉड या आउटर वेसल तो मूव कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो विद इन अ फ्लूइड है वो भी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? जो वेलोसिटी आउटर पॉड की है। उसकी आपस में जो रिलेटिव मोशन है फ्लूइड पार्टिकल की वो नहीं है, वो जीरो है। ठीक है, रिलेटिव मोशन जीरो है लेकिन फ्लूइड मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? जिस वेलोसिटी से ये आउटर आप बकेट को उठा के चल रहे हैं। तो दो सिनेरियोज बने फ्लूइड स्टैटिक के। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फ्लूइड स्टैटिक क्या है, जिसके पास कोई हेड ऑफ एनर्जी नहीं है, यानी कि फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा। फ्लूइड स्टैटिक्स में दो हैं कि एक तो उसके पास हेड ऑफ एनर्जी नहीं है, वो रुका हुआ है। दूसरा ये कि वो रिजिड बॉडी मोशन कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा तो रहा है लेकिन फ्लूइड की आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो इन दोनों सिनेरियोज के केस में रिजिड बॉडी मोशन हो या फ्लूइड एट रेस्ट हो, इसमें हमने जो फ्लूइड के प्रेशर को हमने कैसे डिफाइन करना है वो हम देखते हैं। देखिए, एक वेसल के अंदर जब आपने जब आपने लिया हुआ फ्लूइड एक ग्लास के अंदर, फर्ज करें एक ग्लास के अंदर आपने एक फ्लूइड लिया हुआ था, ठीक है, ग्लास के अंदर आपने फ्लूइड लिया हुआ, तो इसमें जो इसका प्रेशर होगा वो हम डिफाइन करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर इसका मतलब ये है कि फोर्स ओवर एरिया, इसका मतलब ये है कि जो फ्लूइड अपने हर तरफ एक ग्लास के अंदर हमने फ्लूइड लिया हुआ ना, तो फ्लूइड के पार्टिकल्स आउटर सरफेस के ऊपर हर डायमेंशन के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो अब वो तमाम की तमाम फोर्स डिवाइडेड बाय दिस एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस एरिया। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा। तो फ्लूइड के केस में हम इसको कहते हैं प्रेशर, और सॉलिड्स के केस में यही चीज बन जाती है हमारे पास है स्ट्रेस के लिए। सॉलिड में यही चीज बन जाती है हमारे पास बन जाती है स्ट्रेस में। तो फ्लूइड एट स्टैटिक में जो प्रेशर है वो कैसे डिफाइन होगा? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। वो फोर्स कौन सी होगी? वो फोर्स होगी इंडिविजुअल पार्टिकल जो सरफेस पे फोर्स लगाएगा। हम उस इंडिविजुअल को नहीं देखेंगे, हम सारे के सारे बंच ऑफ पार्टिकल्स को देखेंगे जो कि उसकी सरफेस पे फोर्स लगाएंगे। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि वो जो फोर्स है वो उसको डिवाइड करेंगे हम एरिया के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रेशर बन जाएगा। अब ये जो प्रेशर आया ना, ये प्रेशर कौन सा है? जो सरफेस के ऊपर लग रहा है, जो फ्लूइड सरफेस के ऊपर लगा रहा है। अब वो गैस भी हो सकती है, जस्ट लाइक आपने मोटरसाइकिल का जो टायर है उसके अंदर जब हम हवा भरवाते हैं, तो वो उस हवा का जो प्रेशर है वो कहाँ पे इंसर्ट होगा? वो डेफिनेटली वॉल्स ऑफ द टायर के ऊपर इंसर्ट होगा। अब वो होगा गैस का प्रेशर। सिमिलरली फ्लूइड का प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर है किसी भी वेसल के अंदर, किसी भी पाइपलाइन के अंदर चलता हुआ जो लिक्विड है उसका प्रेशर है। ठीक है, अब ये जो प्रेशर आया हमारे पास, ये जो प्रेशर आया है, प्रेशर कैसे? स्टैटिक के ऊपर। अब हम डायनामिक की बात नहीं कर रहे। जब एक वेसल के अंदर फ्लूइड मूव कर रहा होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो देन हम फ्लूइड को किसी और तरीके से डिफाइन करेंगे। लेकिन इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमने कैसे डील करना? फ्लूइड एट रेस्ट के ऊपर। कैसे डील करना? फ्लूइड एट रेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो प्रेशर रेस्ट के ऊपर हम मेजर करेंगे वो क्या होगा? वो हमारे पास 3 टाइप्स का होगा। ठीक है, नंबर वन, या तो वो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक, या वो होगा गेज प्रेशर, या वो होगा वैक्यूम प्रेशर, या वो होगा, सॉरी इसको हम कह रहे हैं
एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं चार डिवीजन्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर, फर्ज करो आपने एक टायर के अंदर जो हवा का प्रेशर है वो मेजर करना है, ठीक है। तो वो आपके पास आएगा द प्रेशर एट अ लोकेशन। किसी भी लोकेशन के ऊपर आपने प्रेशर मेजर करना है, वो कौन सा होगा आपके पास? एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। किसी भी लोकेशन के ऊपर जब आपने कोई प्रेशर मेजर करना है तो वो होगा आपके पास कौन सा प्रेशर? एब्सोल्यूट प्रेशर। वो कौन सा होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। अब एब्सोल्यूट प्रेशर जब हम मेजर करते हैं, मतलब आप फर्ज करो, हम जैसे सपोज करो कि टायर के अंदर हवा को हम स्टडी कर रहे हैं, किसी पाइपलाइन के अंदर या किसी ग्लास के अंदर जो वाटर स्टैटिक कंडीशन में हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो इन दोनों कंडीशन में जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या होगा वो? एब्सोल्यूट प्रेशर। अब ये तो हो गया कि किसी भी लोकेशन पे जो हमने प्रेशर लेना है वो एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। अगर जो हमारी एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है उसको हम क्या कहेंगे? पी एटीएम। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पी एब्सोल्यूट आया आपका, पी एबीएस, इसका और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रिलेशन होगा? अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों का रिलेशन मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले डिफाइन करने पड़ेंगे इनकी फर्दर जो दो टाइप्स हैं, दैट इज गेज प्रेशर। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन करूंगा द प्रेशर above atmospheric pressure is called gauge pressure। और सिमिलरली वैक्यूम क्या होगा? वैक्यूम प्रेशर क्या होगा? the pressure below atmospheric pressure। ठीक है, अब हम हमारे पास कितने प्रेशर आ गए? एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से आपको समझ लगेगी, देन हम उसको फर्दर रिलेट करेंगे अपनी चीजों के साथ। फर्ज करो ये एक मेरा लेवल है जहां पे ये प्योर आपका, यहाँ पे पी आपका जीरो है, मतलब प्योर वैक्यूम कह लें, जैसे स्पेस के अंदर हमने जीरो लेवल से स्टार्ट शुरू किया और यहां तक फर्ज करो ये आपकी लाइन है पी एटीएम की। किसकी लाइन है? पी एटीएम की। तो यहां से यहां तक ये कौन सा प्रेशर हो गया आपके पास? पी एटीएम। समझ लग गई इस बात की? पी एटीएम। मसलन आपने प्रेशर मेजर करना शुरू किया, जीरो से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक गए, डेफिनेटली वो जीरो से ग्रेटर ही होगा ना। तो मैंने उसको कोई लेवल दे दिया, मैंने कहा जी यहां तक जो भी वैल्यू आएगी ना, दैट वुड बी माई पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब हमने कहा है कि किसी भी लोकेशन के ऊपर जो हमने प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। तो अब एब्सोल्यूट प्रेशर की दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर होगा, या तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर होगा, या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से समथिंग लाइक वो बिलो होगा। तो मैं इसको कह देता हूं कि यहां से जीरो प्रेशर से जितना ऊपर था इसको मैंने कह दिया पी एब्सोल्यूट, और सिमिलरली जीरो से जितना ये नीचे था इसको मैंने कह दिया पी एब्सोल्यूट। ठीक है, अब
वो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर था, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर था, वो क्या हो गया हमारे पास, गेज प्रेशर। और वो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे था, ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज पी वैक्यूम, दैट इज पी वैक्यूम। ठीक है, तो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले को हमने कह दिया गेज प्रेशर, और लोअर देन को कह दिया हमने वैक्यूम प्रेशर। अब जरा थोड़ी सी इनकी मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप करते हैं। तो जो हमारे पास पी एब्सोल्यूट है फॉर गेज के लिए, वो किसके बराबर होगा, पी एटीएम प्लस पी गेज के। ठीक है, पी एटीएम, यहां से लेके यहां तक पी एटीएम, और यहां से यहां तक पी गेज, ये सारा पी गेज आ गया। तो यहां से अगर मैंने पी गेज निकालना हो, और सिमिलरली पी एब्सोल्यूट वैक्यूम के केस में किसके बराबर आएगा, यहां से यहां तक पी एटीएम था, पी एटीएम इज इक्वल टू पी एब्सोल्यूट प्लस पी वैक्यूम। तो पी एब्सोल्यूट किसके बराबर आएगा, पी एटीएम माइनस पी वैक्यूम। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पी गेज मैंने निकाली हो, पी गेज इसके बराबर आ गया पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम, और पी वैक्यूम किसके बराबर आ जाएगा, पी वैक्यूम किसके बराबर आ गया, यहां से पी एटीएम माइनस पी एब्सोल्यूट। ठीक है, अब यहां से इन दो इक्वेशन का हम थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं। देखिए पी गेज क्या है, किसी भी गेज से आप नॉर्मली जाए ना अपनी किसी हवा भरवाने वाली दुकान पे, तो वो उसके हाथ में एक घड़ी नुमा एक डिवाइस होती है, दैट इज गेज। अब किसी भी गेज ने जो प्रेशर मेजर करके देना ना आपको, वो होना है गेज प्रेशर। ठीक है, वो कौन सा होगा, गेज प्रेशर, मतलब वो प्रेशर जो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जो प्रेशर एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट कौन सा प्रेशर है, हमने जिस लोकेशन पे हमने लिया है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे पास पी एब्सोल्यूट निकल आएगा। मसलन अब जितनी गेजेस दुकानदारों के पास होती हैं वो कौन सी हैं, वो गेज प्रेशर मेजर करने के लिए होती हैं। अब उनका जो स्टार्टिंग लेवल है ना, वो जीरो पे सेट होता है। जीरो उनका वो लेवल होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब जीरो तक जो उनका जीरो लेवल है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जितना ऊपर उन्होंने जाना ना नीडल ने, वो क्या होगा, वो उनका गेज प्रेशर होगा। अगर आपको कहा जाए कि अच्छा इसका गेज प्रेशर इतना है, तो इस लोकेशन पे एब्सोल्यूट प्रेशर बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, उस जो गेज प्रेशर गेज ने मेजर किया ना, उसमें आप एटीएम माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल आएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, किसी भी लोकेशन पे जो अपने प्रेशर मेजर करना है बाय इनकॉर्पोरेटिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, गेज प्रेशर आ जाएगी। तो गेज प्रेशर क्या हुआ, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ठीक है, अब गेज प्रेशर को देखें आसान अल्फाज में, जो आपका पी एब्सोल्यूट है वो गेज भी हो सकता है और वो वैक्यूम भी हो सकता है। ठीक है, अब गेज कैसे होगा, अगर एक गेज ने आपको एक प्रेशर मेजर करके दिया है, आप उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दो, तो वो आपका गेज एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाएगा। सिमिलरली एक आपने एक किसी जगह पे एक प्रेशर मेजर किया है जो कि बिलो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जस्ट लाइक वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर अब जो प्रेशर डेवलप कर रहा है वो क्या होगा, वो बिलो होगा किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो अब आपको कहा जाए कि ये कितना एब्सोल्यूट प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसको माइनस करोगे एब्सोल्यूट प्रेशर को, ये बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूट करोगे
माइनस किसको करें, एब्सोल्यूट, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर वो है ना जो हमने किसी लोकेशन पे मेजर किया है। अब वैक्यूम के केस में जो हम एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करेंगे वो वैक्यूम होगा, यानी कि लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब वो जो लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसको हम माइनस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, वैक्यूम, जो कि ये बताएगा कि ये कितना बिलो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, कितना बिलो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन एग्जांपल्स होंगे, ये देखें इधर, प्रेशर एंड फ्लूइड स्टैटिक। प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आप देखें कि प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसके साथ हम एक छोटी सी यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो कि आपने याद रखनी है, मैं अक्सर वाइवे में ये चीज पूछता हूँ। प्रेशर यहाँ पे देखें, द प्रेशर यूनिट पास्कल इज टू स्मॉल फॉर प्रेशर इनकाउंटर्ड इन प्रैक्टिस। जो फ्लूइड के लिए जो प्रेशर है हमारे पास वो पास्कल बहुत छोटा है, लेकिन नॉर्मली जो फ्लूइड का प्रेशर है वो हायर होता है। तो हम इसको मल्टी कैसे शो करते हैं, किलो पास्कल के अंदर, मेगा पास्कल के अंदर। ठीक है, तो इसके शो करते हैं। अब डिफरेंट जो कन्वर्जन सिस्टम है कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिस स्पेशली इन यूरोप और बार में यूज होती है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक, जिसको हम एटीएम कहते हैं, एंड किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे आप देखें एक बार के अंदर कितने किलो पास्कल होते हैं, 100 केपीए। कितने, 100 केपीए। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 101 325 पास्कल होते हैं, किलो पास्कल इतने होंगे और बार इतने होंगे। ठीक है, तो एक एटीएम में बार कितने होंगे, 1 बार, अप्रोक्सीमेटली 1 बार। और 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसके बराबर होगा 9.807 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 9.807 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 10 की ताकत 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितने होंगे, दैट इज ये उधर जाके 1/। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर के। तो ये था ना 9.807 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मीटर कितने होते हैं, 10⁻⁻⁴। तो 10⁻⁻⁴ ऊपर जाके किसके बराबर हो गया, 10⁻⁴। तो 7 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये चीज इसके बराबर आई है, ये वाली इस चीज के बराबर। ठीक है, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू पास्कल, दैट इज इक्वल टू पास्कल। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखनी। अब देखें यहाँ पे ये जो कन्वर्जन सिस्टम है ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। आप इन कन्वर्जन सिस्टम का एक प्रिंट लेके इनको अपने रूम में अपने सामने लगा लें और इनको डेली पढ़ा करें ताकि आपको डेली ये याद रहे। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 यूनिट एक और भी होते हैं, दैट इज पीएसआई, दैट इज पीएसआई। यहाँ पे ये देखें कि किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर, और उसके बाद पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, और पीएसआई ये किसके बराबर होता है, 1 एटीएम किसके बराबर होगा, 14.696 पीएसआई के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। हम बाज़ औक़ात इस किलोग्राम फोर्स को, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर को हम लिख देते हैं किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पाउंड पर इंच स्क्वायर में लिख देते हैं। इसका मतलब वही होता है कि पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर और किलोग्राम फोर्स पर इंच स्क्वायर। आप अक्सर जाओगे ना उनके पास कभी हवा भरवाने के लिए, तो उनकी गेज के अंदर देखिएगा एक रेड कलर का यूनिट लिखा होगा। वो यूनिट क्या होगा, पाउंड
वो यूनिट क्या होगा, पाउंड डिवाइडेड बाय इंच स्क्वायर या किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनका रिलेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि एक इसका और एटीएम का दोनों का आपस में क्या यूनिट है। तो एक एटीएम में कितने बार होते हैं, 1, और एक एटीएम में कितने पीएसआई होते हैं, दैट इज 14.696। ये दो कन्वर्जन आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब ये एक छोटी एग्जांपल है कि अगर एक स्लिम बंदा है, वो उसकी एक वेट लग रहा है, तो उसके रिएक्शन में क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वो वेट अगर उसका इतना है 150 पाउंड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया उसका 50 इंच था, तो वो आपके पास आ गया 3 psi के। अब अगर एक मोटा बंदा है तो वो अगर जारी बात है ऊपर से ज्यादा वेट लगाएगा तो उसका जो प्रेशर होगा वो डबल हो जाएगा, जारी बात है उसको काउंटर करने के लिए। तो हमारा जो प्रेशर होगा वो 3 की बजाय अगर लेट्स सपोज इसको अगर देखें ना, तो ये अगर था तो ये किसके बराबर आ गया, 300 पाउंड। तो इसका प्रेशर जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। फिर हमने देख लिया कि एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों में क्या फर्क है। ये मैं पहले लेक्चर के ऊपर बेटा टाइम इसलिए ज्यादा लगा रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एब्सोल्यूट प्रेशर जो हम गिवन पोजीशन के ऊपर मेजर करते हैं, गेज प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पी गेज किसके बराबर हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटीएम प्रेशर, ठीक है। और जो आपके पास वैक्यूम प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया आपके पास वैक्यूम प्रेशर हो गया एटीएम से आप एब्सोल्यूट प्रेशर जो आपकी गेज ने मेजर किया ना, जो आपकी गेज ने मेजर किया वैक्यूम प्रेशर, और मोस्ट प्रोबेबली दैट वुड बी इन नेगेटिव, ठीक है। उस नेगेटिव गेज प्रेशर को जब आप इस गेज प्रेशर से माइनस करोगे तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से माइनस होगा, तो देन वो वैक्यूम प्रेशर आएगा जो कि ये बताएगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है, ठीक है। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है, ठीक है। तो ये एक इसकी मैं आगे एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ये डायग्राम आप लोग इसको अंडरस्टैंड करो कि ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट प्रेशर है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, और यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज गेज प्रेशर। तो इन दोनों का सम हो गया पी एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस पी गेज। और यहाँ पे यहाँ से ये जो पॉइंट था दिस इज पी एब्सोल्यूट, वो प्रेशर जब हमें मेजर करना था, और ये जो नीचे था ये हमारे पास पी वैक्यूम हो गया। तो यहाँ पे पी एटीएम किसके बराबर आ गया, पी एब्सोल्यूट प्लस पी वैक्यूम, ठीक है। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास ये निकल आएगा, दो मैथमेटिकल रिलेशन निकल आएंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है वो मैं आपको करवाता हूँ। कहता है कि अ वैक्यूम गेज connected to a chamber read 5.8 psi at a location। अब जो P वैक्यूम था वो वैक्यूम गेज ने कितना मेजर किया, 5.8 psi, ठीक है। तो अब हमने क्या मालूम करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने psi होता है, 14.5 माइनस वैक्यूम प्रेशर 8.5। तो एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर हमारे पास आ गया, पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर आ गया, इस चीज के। तो एब्सोल्यूट प्रेशर से वैक्यूम प्रेशर माइनस करेंगे तो आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर निकल आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम माइनस करेंगे तो आपके पास पी एब्सोल्यूट निकल आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है बेटा, फ्लूइड स्टैटिक। मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ विद इन 2 to 3 लाइंस। फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड एट रेस्ट और इन रिजिड बॉडी मोशन, के उनके दरमियान रिलेटिव मोशन कोई नहीं है। इस सिनेरियो में फ्लूइड एक प्रेशर लगाया गया किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो हम प्रेशर को डिफाइन करेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। अब वो प्रेशर क्या होगा कि हम इसको स्टार्टअप पॉइंट पे लेंगे कि वो प्रेशर हमारे पास एब्सोल्यूट होगा जो हम मेजर करेंगे। एब्सोल्यूट प्रेशर वैक्यूम भी हो सकता है, गेज भी हो सकता है। अगर वो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक है तो दैट वुड बी अ गेज प्रेशर, और अगर वो लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो दैट वुड बी अ वैक्यूम प्रेशर। तो ये एक, और इनकी कन्वर्जन के एक बार के अंदर कितने एटीएम होते हैं, 1 एटीएम, और एक एटीएम में कितने पीएसआई होते हैं, 14 पीएसआई, और किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इन सारी चीजों का जो रिलेशन है वो हमने आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। अब कमिंग लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर आपने ग्लास के अंदर वाटर लिया हुआ कलेक्टिवली, तो हमने डिफाइन कर लिया फोर्स पर यूनिट एरिया में।
अगर हम उसको देखें कि उसके अगर एक पॉइंट का जो प्रेशर है वो कितना है, एक पॉइंट के ऊपर मतलब एक पार्टिकल के ऊपर कितना, उस ग्लास के अंदर एक पार्टिकल के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, और अगर मैं उसकी सरफेस से अलोंग द डेप्थ यानी कि नीचे की तरफ मूव करूं तो देन प्रेशर की जो वेरिएशंस हैं वो कैसे आएंगी। ठीक हो गया, ये हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।